एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारा चैप्टर क्लास 12 का है, हिस्ट्री का है और ये चैप्टर है 11। नाम है चैप्टर का विद्रोही और राज्य। अब ये चैप्टर भी ना आपके सिलेबस के हिसाब से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। रिपीट कर देता हूँ, क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 11 और चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरुआत से जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 में जो लड़ाइयां हुई थी, जो झगड़े हुए थे, जो विद्रोह हुआ था, इसके बारे में आपको सबसे पहले जानना है। देखिए 29 मार्च का समय है। कब? 29 मार्च 1857 ईस्वी की बात है कि एक युवा सिपाही, आपने मंगल पांडे का नाम जरूर सुना होगा। मंगल पांडे का नाम सबसे ऊपर के क्रांतिकारियों में लिया जाता है, जो सबसे पहले क्रांतिकारी कह लीजिए कि पहले क्रांतिकारी थे, देश को आजाद कराने के लिए पहली क्रांति की थी। तो यही समय था 29 मार्च 1857 को, जब मंगल पांडे, जो एक बहुत ही नवयुवक सिपाही थे, जवान थे, उनको बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। क्या किया गया कि मंगल पांडे को ना अपने ही अधिकारियों के ऊपर हमला करने और उन्हें जान से मारने के लिए उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब देखिए, अब अचानक से इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि मंगल पांडे को आखिर क्यों फांसी पे लटका दिया गया था। देखिए कुछ ही दिन बाद क्या हुआ, मेरठ में कुछ सिपाहियों ने कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। मेरठ जगह है हमारे भारत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के पास मेरठ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो फौजी थे, जो उस समय के भारतीय सिपाही थे, उन्होंने कारतूस के साथ, जो नया कारतूस अंग्रेजों ने बना के दिया था। कारतूस मैं बता देता हूँ, कारतूस कहते हैं जिसमें गोलियां रखी जाती थी। पहले गोलियों को फंसा के रखा जाता था, उसे कारतूस कहा जाता था। तो देखिए फौजियों ने अभ्यास करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभ्यास नहीं करूंगा। सिपाहियों को लगता था, जो भारतीय मूल के सिपाही थे, उन्हें ऐसा लगता था कि उन कारतूसों पर गाय एवं सूअर की चर्बी को लेपा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गाय हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ऐसे में यदि उसके चर्बी से किसी प्रकार के कारतूस को बनाया जाए और कारतूस को दांत से खींच के उससे गोलियां निकाली जाए, तो ऐसे में हिंदू धर्म के लोग भड़क गए। साथ ही साथ जो मुसलमान धर्म के लोग थे, उनके लिए भी शुगर के चर्बी का उपयोग करना वर्जित है। ऐसे में उन्होंने भी इस पे आवाज उठाना शुरू कर दिया और शुगर की चर्बी और गाय की चर्बी का उपयोग करने से मना कर दिया। इसके बाद की बात है कि 9 मई 1857 ईस्वी को, कब की बात है? 9 मई 1857 ईस्वी को 50 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अंग्रेजी सेना के अंदर जो 85 सिपाही थे, 85 सैनिक थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अधिकारियों का हुक्म न मानने के कारण इस आरोप में 10-10 साल की सजा सुना दी। अब जब ऐसी बातें आ गई कि कारतूस पे गाय और सूअर की चमड़ी लगाई जाती है, फिर क्या हुआ? फिर कुछ सिपाहियों ने इनके हुक्म को मानने से मना कर दिया। और जब इनका हुक्म नहीं माना गया, अंग्रेजों का हुक्म जब ये लोग नहीं मानते थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस सिपाहियों को 10-10 साल की सजा सुना दी। इनको कैद कर दिया 10-10 साल के लिए। 10 मई 1857 की बात है, मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। मेरठ के अंदर विद्रोह शुरू हो गया सिपाहियों का। स्थानीय प्रशासन को संभालने के बाद आसपास के गांव के लोगों के साथ सिपाहियों ने दिल्ली तक मार्च किया। जो वहां के आसपास के सिपाही या प्रशासन थे अंग्रेजों को, उन्हें संभाल लिया गया और उसके बाद वो किसानों के साथ रैली करते हुए दिल्ली तक पहुंच गए। और दिल्ली तक पहुंचने के बाद वो मुगल सम्राट, उस समय का कौन था? बहादुर शाह था। याद रखिएगा कि उस समय का मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह था। उसका ये समर्थन चाहते थे, ये चाहते थे कि बहादुर शाह इनकी मदद करे। सिपाही लाल किले में आए और मांग की कि सम्राट उन्हें अपना आशीर्वाद दे। और आशीर्वाद देने का तात्पर्य यह है कि वो उनसे मदद की गुजारिश किया, मतलब मदद मांगने के लिए एक तरीका दिया कि हाँ आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देने का क्या मतलब है? उनका सपोर्ट इसे मिल जाए। बहादुर शाह के पास उनके समर्थन के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इसके पीछे एक कहानी है। रमजान का महीना था, बहादुर शाह चारों तरफ से सिपाहियों और किसानों द्वारा घिर गए थे। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम आपका समर्थन करते हैं, क्योंकि समर्थन देने के अलावा इनके पास कोई और विकल्प नहीं था। तो यही हुआ। ये 3 घटनाएं हैं जो 1857 के
पास में हुई। एक घटना हुआ 29 मार्च को, दूसरा हुआ 9 मई को और तीसरा हुआ 10 मई 1857 को। इन सारी घटनाओं को आपको सही तरीके से समझ लेना है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है मेरठ में बगावत। आइए अब हम मेरठ में बगावत के बारे में समझते हैं। 10 मई 1857 ईस्वी की बात है। कब? 10 मई 1857 में कि सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर वहां पे बंद सिपाहियों को आजाद करा दिया। जो मेरठ के लोग थे, जब मेरठ के सिपाही कह लीजिए, उन्होंने क्या किया कि वहां का जो स्थानीय जेल था, मेरठ का जो जेल था, उस पर हमला किया और उसमें जितने भी सिपाहियों को बंद करके रखा गया था, जिसे 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी, उन सबको आजाद करवा लिया। और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी अफसरों पर भी हमला करके उन्हें मार गिराया। जितने भी अंग्रेज के ऑफिसर थे वहां पे, उन सभी पे हमला हुआ, उन्हें मार दिया गया। और 10 मई 1857 ईस्वी की दोपहर के बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। जो मेरठ की छावनी है, जहां पे सिपाहियों का जकीरा रहता था, उन जकीरे के अंदर भी ये सभी सिपाही जो हैं वो विद्रोह कर दिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। अंग्रेज के खिलाफ इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसके बाद दिल्ली में भी बगावत हुआ। ये तो मेरठ की बगावत थी। अब हम दिल्ली के बगावत के बारे में जानते हैं। सिपाहियों का एक जत्था घोड़े पे सवार होकर, ये मेरठ के सिपाहियों का एक पूरा जत्था घोड़े पे सवार होकर 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली के लाल किले फाटक पर पहुंच गया। दिल्ली के लाल किले फाटक पर पहुंच गए। रमजान का महीना चल रहा था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर नमाज पढ़ के निकले ही थे, या फिर कहिए रोजे के दिन जो सूरज उगने से पहले का भोजन होता है वो करके वो निकले ही थे, खाकर उठे थे। कुछ सिपाही लाल किले में घुसने के बाद वो बिना शिष्टाचार, अब जैसे कि राज दरबार में घुसने का एक शिष्टाचार होता था। पहले ऑर्डर लेना होता था कि राजा के पास खबर भेजो कि राजा चाहता है मिलना या नहीं। अगर राजा चाहता है तो फिर अंदर जाइए। लेकिन ये सिपाही सब डायरेक्ट फटाफट घुस गए बिना शिष्टाचार का पालन करते हुए। और बेधड़क किले में घुसने के बाद उन्होंने बादशाह से कहा कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद कहने का तात्पर्य है कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह जफर को नवाज के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जब चारों तरफ से वो सिपाहियों और किसानों से घिरे हुए थे तो वहां पे वो क्या आर्गुमेंट करते, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उनका बात उन्हें मानना पड़ा, उनको सपोर्ट करना पड़ा। जैसे ही यह खबर फैली कि बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों को अपना समर्थन दे दिया है, दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। जितने भी लोग विद्रोह में थे उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया और बहादुर शाह ने अपना समर्थन भी दे ही दिया। हालात तेजी से बदलने लगे। जो हालात थे वो तेजी से बदलने लगे। अब क्या हुआ, विद्रोह में आम लोगों के शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा और फैल गया। सिपाही तो पहले थे ही, किसान भी आ गए और आम लोग जो थे वो भी इस विद्रोह में शामिल होने लगे। और जैसे जैसे आम लोग इसमें शामिल होने लगे, इनका जो दायरा था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जितना ज्यादा लोग होगा उतना ज्यादा शक्तिशाली संगठन बनेगा ना, और उतनी तेजी से बगावत की जाएगी। तो यहाँ पे साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बने। ज्यादातर जगहों पर अमीरों के घर लूट लिए गए। जब ये सिलसिला चला, जब आम लोग भी इसमें जुड़ते गए, तो क्या हुआ कि जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, जो अमीर लोग थे, इनके खेतों के, गोदामों को, घरों को लूट लिया गया। जितने भी राशन पानी थे वो सब इनसे छीन लिया गया। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ये सारे कारण जो हैं ये क्या है, ये 1857 के विद्रोह हैं। लेकिन अब आप लोगों को यह भी तो जानना होगा कि 1857 का विद्रोह किन कारणों से हुआ था। क्या ऐसी मजबूरियां थी, क्या ऐसे कारण थे समाज में जिनके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। तो 1857 के विद्रोह में जो सबसे पहला कारण है वो है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण को समझ लेते हैं। राजस्व की जो नीति थी, जो टैक्स वसूलने की नीति थी, जो कर वसूलने की नीति थी, ये आर्थिक कारण में आता है जिनके कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था। हस्तलिप उद्योग का पतन, जो हाथों से सजावट की वस्तुएं बनाई जाती थी या और भी बहुत तरीके की वस्तु बनाई जाती थी, उनका पतन हो गया था, उनकी समाप्ति हो गई थी। ये भी एक आर्थिक कारण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। व्यापारिक नीति, जो बिजनेस करने का तरीका था, नियम था, कानून था, ये भी आर्थिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। और भारतीय धन का निर्गमन, भारत के पैसे, भारत के संसाधन, भारत की पूंजी
को यहाँ से उठाकर ये लोग अपने अंग्रेज जो थे वो अपने इंग्लैंड की तरफ लेके जाते थे। ये भी एक बड़ा कारण था लोगों के विद्रोह करने का। इस तरह क्या हुआ, अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों को उजाड़ दिया। जिस तरह की इन्होंने खेती बाड़ी में नीति लाया था, आपको मैंने बताया है, ये जो कर वसूलते थे, ये जो टैक्स वसूलते थे, उनके 3 प्रकार थे, जिसमें जो ये टैक्सेस जो थे ना, ये इनको बिल्कुल एक तरह से बेकार कर दिया था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था, आरसी दत्त एक उस समय के बड़े ही सोचे समझे अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत भिखमंगों जैसी हो गई है। जो किसान हैं उनकी हालत क्या हो गई है, भिखमंगों जैसी हो गई है, मतलब भीख मांगने पे वो मजबूर हो गए हैं। शिल्पियों व दस्तकारों को बेरोजगार बना दिया गया है। जो शिल्पकार थे, जो दस्तकार थे, उनको बेरोजगार बना दिया ये रैयतवाड़ी लाने के बाद। व्यापारियों का व्यापार चौपट कर दिया गया, जमींदारी समाप्त हो गई और देश का धन बाहर जाने लगा। यही मैंने आपको बताया था, भारतीय धन का निर्गमन। जो हमारे भारत देश के पैसे थे, पूंजी थे, उसे उठा के ये लोग अंग्रेज अपने देश की ओर लेके जाते थे। तो ये सब जो कारण है, ये आर्थिक कारण है, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम आपको आर्थिक कारण के बारे में बता दिए हैं, अब हम आपको राजनीतिक कारण के बारे में समझाते हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे, किन कारण राजनीतिक कारणों से 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की नीति, उस समय जो अंग्रेजी हुकूमत का ऑफिसर हुआ करता था, लॉर्ड डलहौजी, इसके द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए गए वो राजनीतिक पटल पर, भारत के प्रशासनिक राजनीतिक पटल पर बहुत ही आघात पहुंचा रहा था। इस कारण से राजनीतिक कारण में इसे रखा गया है, जिस कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था। अवध का विलीनीकरण, अवध को जो विलय किया गया, ये भी एक राजनीतिक कारणों में एक माना जाता है। नाना साहब और लक्ष्मीबाई के साथ अनुचित व्यवहार, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो जिस तरह से व्यवहार अंग्रेजों ने किया, वो भी राजनीतिक कारणों में एक माना जाता है, जिस कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था। सम्राट का अपमान भी हुआ था। देखिए, उस समय जो सम्राट था बहादुर शाह, उसके साथ जो अपमानित घटनाएं हुई, अब वो अपमानित घटना मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरह से बहादुर शाह जफर को अपमानित किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण राजनीतिक कारणों में आता है, जिस कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था। बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से निवास स्थान में रहना होगा। यह घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में कर दिया। 1849 ईस्वी में क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि जो बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी हैं, उन्हें लाल किला में रहने की अनुमति नहीं है, उन्हें लाल किला से निकाल दिया गया और कुतुब मीनार के पास एक छोटे से कमरे में रहने के लिए मजबूर किया गया। अब बात ये समझिए, एक राजा का उत्तराधिकारी को अगर उसके गद्दी से हटा के एक ऐसे जगह पे रख दिया जाए जो उसके लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं था, तो ये किसी न किसी प्रकार का अपमान हुआ ना, ये तो उसके साथ अपमान किया गया। इसी क्रम में क्या हुआ, 1856 ईस्वी में कनिंग भी एक अंग्रेजी ऑफिसर था, ध्यान से समझिएगा, ये घोषणा किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी। यह मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर एक शरारतपूर्ण आघात था। अब कनिंग ने क्या कहा 1856 में कि जैसे ही यहाँ पे बहादुर शाह जफर मर जाएंगे, उसके बाद उनसे राज पदवी जो है वो छीन ली जाएगी। उसके बाद उनके पास कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी ना रहेगी, वो राजा नहीं रहेंगे, वो एक सामान्य व्यक्ति बन जाएंगे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो उनके जीवन के ऊपर बहुत ही आघात कर रहे थे। एक राजा के लिए यह सब अपमान सहना मुश्किल हो रहा था। भारतीय राजाओं एवं नवाबों के राज्य पेंशन तथा उपाधि छीने जाने की व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। सेना एवं प्रशासन के क्षेत्र में भारतीयों के साथ साथ भेदभाव की नीति भी असंतोष व क्रोध को जन्म दिया। सबसे पहले तो जब विलय हो गया, जब अंग्रेजों का हुकूमत हो गया, तो इन्होंने राजाओं के लिए एक पेंशन जारी किया कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस पेंशन को भी समाप्त करने की बात हो गई और जो सिपाही थे
वो अंग्रेजी मूल और भारतीय मूल के सिपाहियों में भेदभाव किया जाता था, उनके सैलरी में भेदभाव किया जाता था, उनके रख रखाव में भेदभाव किया जाता था, उनके साथ व्यवहार में भेदभाव किया जाता था। तो ये सारे भेदभाव भी कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक कारण में देखने को मिलेंगे, जिस कारण से 1857 का विद्रोह हुआ था। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए, कि अगर आपसे पूछा जाए कि किन सामाजिक एवं धार्मिक कारणों के कारण 1857 का विद्रोह हुआ, तो वहां पे आप बताएंगे ईसाई मिशनरियों में असंतोष। यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए, ईसाई लोग जो थे, जो चर्ची थे, जो इंग्लैंड से आए थे, वो किस धर्म के मानने वाले थे? वो थे ईसाई धर्म के मानने वाले। ऐसे में वो लोग यहाँ पे अपने देवी देवताओं की मूर्तियां ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहते थे, जिसका विरोध यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा जो अभी तक चलता आ रहा था इस समय तक भारत में, उसका अंत किया अंग्रेजों ने, जिस कारण से इसे धार्मिक प्रथाओं में रखा जाता है। हालांकि हम यह मानते हैं कि सती प्रथा का अंत हुआ वो सही हुआ, लेकिन उस समय के भारतीय मूल के लोगों के लिए यह एक अपमानजनक फैसला था, जिन्होंने अपने धर्म के ऊपर आघात माना था इसे। समुद्र परागमन, अब देखिए यहाँ पे ये जो है अपने हमारे यहाँ के आप कह लीजिए जितनी भी चीजें थी जो बहुत कॉस्टली थी, यहाँ के वनस्पतियाँ, यहाँ के धातु, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के पहाड़, जो भी इनको कॉस्टली लगा, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन्हें प्राप्त हो रही थी, वो इसे उठा के समुद्र के मार्ग से यहाँ से ले जा रहे थे। दत्तक पुत्र पर पाबंदी और धर्म परिवर्तन का प्रोत्साहन। देखिए ज्यादा से ज्यादा ईसाई लोग क्या करते थे, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश करते थे। ये चाहते थे कि ईसाई बन जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे ईसाई बन जाए, ताकि इनका वर्चस्व यहाँ पे अधिक फैल जाए, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ था। इसीलिए इन्होंने इसे सामाजिक एवं धार्मिक कारण में रखा है। पहले, अब दत्तक पुत्र क्या होता है वो समझ लीजिए। दत्तक पुत्र वो होता था जो राजा किसी अन्य पुत्र को गोद लेके अपना वारिस बनाता था। तो स्वीकृति न देने का भी एक बहुत यहाँ पे राजनीति बनाया गया। अंग्रेजों ने यहाँ पे दत्तक पुत्र की स्वीकृति ही नहीं दे रहे थे, ताकि उनका जो है राजवंश अंग्रेजों के हाथ में आ जाए। ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास किया और अंग्रेजों के हस्तक्षेप पर हिंदू मुसलमान दोनों ही क्रोधित हो उठे। जितने भी उस समय के नवाब या राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप समझा कि दत्तक पुत्र हो या गोद लिया पुत्र हो, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है, इसमें अंग्रेजों की हुकूमत नहीं चलेगी। लेकिन अंग्रेज ये सोचते थे अगर ये दत्तक पुत्र ले लिया या कोई वारिस ले लिया तो इससे क्या होगा, इसका राजपाट हमेशा चलता रहेगा। और वो चाहता था कि इसका राजपाट कैसे भी अंग्रेजों के कब्जे में आ जाए। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सती प्रथा पर रोक लगाकर, धर्म परिवर्तन का प्रोत्साहन करके, परंपरागत उत्तराधिकार के नियम में संशोधन करके भारतीयों की सामाजिक धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना, अतः उनके मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी और 1857 की क्रांति लाने में सहयोग दिया। जिस तरह से इन्होंने सती प्रथा को बंद किया, जिस तरह से इन्होंने धर्म बदलने पर प्रोत्साहन दिया, जिस तरह से इन्हें उत्तराधिकार के नियमों का संशोधन किया, इस तरह से क्या हुआ कि आम लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा भड़क उठा और यही गुस्सा 1857 की क्रांति लाने में सहयोग प्रदान किया है। आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे। सैनिक कारण भी है, सैनिक कारणों के कारण भी 1857 का विद्रोह हुआ था। सैनिक का अपमान हुआ। आपको पता है कि किसी भी धर्म के सैनिक को, जैसे ये गाय और सुअर की चर्बी का लेप बनाकर कारतूसों का निर्माण करते थे, इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि सैनिकों का अपमान हुआ, जिस कारण से सैनिक भड़क उठे। सामरिक स्थलों पर अधिकार, ऐसे स्थल जहां पे बहुत पूरे देश का मतलब एक प्रकार का आस्था कहिए या सभी के लिए बराबर हिस्सेदारी वाली जगह कहिए, उन सभी पर अधिकारों के कारण भी सैनिक भड़क उठे थे। अंग्रेज सैनिकों का पराजय भी हुआ। अब देखिए अंग्रेज सैनिक जो थे शुरुआत में मेरठ वगैरह में इनको बहुत ज्यादा खदेड़ वदेड़ के भगा दिया गया था, इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया था। भेदभाव की नीति थी। मैंने भेदभाव की नीति के बारे में बताया कि अंग्रेज शासन काम, समान वेतन और समान नियम पर विश्वास नहीं रखते थे। वो क्या, अब अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के पैसे देते थे, अलग अलग तरह से व्यवहार देते थे, अलग अलग तरह से नियम कानून पर उन्हें चलना पड़ता था।
खासकर जो भारतीय मूल के सिपाही थे और अंग्रेजी मूल के सिपाही थे, इनके अंदर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। इस तरह से आपने सैनिक कारण को भी देखा। आगे की स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे तत्कालिक कारण। ऐसे कौन से कारण थे जो तत्कालिक कारण में आते हैं? तत्कालिक कारण में आपको बता दूं, यह वह समय था जब नए एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग हो रहा था। एनफील्ड एक राइफल मतलब बंदूक था जिसका प्रयोग होना शुरू हुआ था, जिसके कारतूसों पर चर्बी लगी होती थी। जो गोली बंद आता था कारतूस में, उस पर क्या लगा होता था? चर्बी लगा होता था। सैनिकों को इन कारतूसों को प्रयोग करते समय दांत से खींचना पड़ता था और काट कर फिर उसे लोड करना पड़ता था। लेकिन जब इन्हें पता चला कि इस पे तो गाय और सुअर की चर्बी है, तो लोग भड़क उठे, सैनिक भड़क उठे। जनवरी 1857 ईस्वी में यह सूचना बंगाल सैन्य से पहुंच चुकी थी। दमदम तोपखाने में कार्यरत एक खल्लासी ने एक ब्राह्मण सिपाही को बताया था। देखिए, जिस कारखाने में इस तरह के कारतूस को बनाया जाता था, उसी कारखाने का एक कर्मचारी ने एक ब्राह्मण सिपाही को यह बात बताया कि कारतूस में प्रयुक्त चर्बी, जो प्रयोग किया जाता है चर्बी, वो सुअर व गाय की बनी होती है। इस सूचना से हिंदू और मुसलमान दोनों ही नाराज होकर इन कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। बोल दिया कि नहीं, हम इन कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे, और वो भड़क उठे। आगे की स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे विद्रोह के दौरान संचार के तरीके। जो विद्रोह हुआ उस समय अब टेलीफोन तो था नहीं, न ये फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम था कि एक मैसेज डालेंगे अब विद्रोह हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं था ना। तो इनके संचार के तरीके क्या थे? ये अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचाते थे? विद्रोह के पहले और दौरान, जब विद्रोह से पहले की बात है और उस समय जब विद्रोह हो रहा था, उस दोनों समय में विभिन्न रेजिमेंटों के सिपाहियों के बीच संचार के सबूत मिले हैं। उनके दूत एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चले गए, और सिपाही या इतिहासकारों ने कहा है कि पंचायतें हुआ करती थी और प्रत्येक रेजिमेंट से निकले देसी अधिकारियों से बनी होती थी। जो देसी अधिकारी होते थे, जो लोकल होते थे, वो पंचायतों में ये बात डालते थे, और उस पंचायत से दूसरे पंचायत या फिर कहीं एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव इनकी खबरें आसानी से पहुंच जाती थी। इन पंचायतों द्वारा सामूहिक रूप से कुछ निर्णय लिए गए सिपाहियों में एक आम जीवन शैली साझा की है। उनमें से कई एक ही जाति से आते थे, इसलिए उन्होंने एक साथ बैठकर अपना विद्रोह किया। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि इन पंचायतों द्वारा सामूहिक रूप से कुछ निर्णय लिए गए, मतलब आपस में बैठ के सभी ने एक फैसला लिया। और ये सब कभी कभी क्या होता था, ये शैली साझा जो किया है, ये एक ही जाति से बिलोंग्स करते थे, मतलब एक ही धर्म, एक ही जाति के लोग हुआ करते थे। इसीलिए उन्होंने एक साथ बैठकर अपना विद्रोह किया कि हम फलाने जाति के हैं तो हम इसका विद्रोह करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि जातिगत विद्रोह भी होता है। जातिगत विद्रोह कहने का मतलब है एक ही जाति के लोग किसी अन्य जाति के लिए विद्रोह कर देते हैं, तो इसे हम जातिगत विद्रोह के नाम से समझेंगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब आपको मैं नेता और अनुयायी के बारे में बताता हूं कि नेता और अनुयायी क्या था। तो जब दिल्ली में अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, जब अंग्रेजों की हुकूमत दिल्ली से हट गई, क्योंकि विद्रोहियों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई विद्रोह ही नहीं हुआ। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जो नाना साहब थे, वो कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने ऐलान किया था कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। बहादुर शाह जफर ने उन्हें गवर्नर बनाया है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बर्जिस केंद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बर्जिस केंद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। जो लखनऊ के नवाब हुआ करते थे उस समय, नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे ये बर्जिस के, जिनको वहां से गद्दी से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से इनको नवाब घोषित कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को वो उन्होंने बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने, किसकी माँ? यहाँ पे जो बर्जिस केंद्र है इनकी माँ, या फिर आप कह सकते हैं कि जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनकी बेगम पत्नी, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसने? इनकी पत्नी, या फिर आप ये बर्जिस केंद्र की मां कह सकते हैं। बेगम हजरत महल नाम था उनका, बेगम हजरत महल। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में जमकर हिस्सा लिया।
झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उस समय जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो भी विद्रोहियों के साथ मिल पड़ी। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मतलब देखिए यहाँ पे आपको रानी लक्ष्मीबाई की शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के वो क्या कहते हैं, छठी का दूध ही कह सकते हैं, या उससे पहले का भी अगर कोई दूध हो अंग्रेजों का तो वो भी इन्होंने याद दिला दिया था। किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। इनके वीरता की कहानी तो बच्चे बच्चे को पता है, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। तो ये उस समय क्या कि जो नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया था। आगे की स्लाइड में हम बढ़ना चाहेंगे, अवध में विद्रोह। अब ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके चैप्टर का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सही तरीके से समझना है आपको। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के साम्राज्य का वर्णन एक चेरी के रूप में किया है। चेरी आप खाते हैं ना, उस चेरी के रूप में अवध को बताया है कि अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में समा जाएगा। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसके बारे में कहा था? अवध के बारे में कहा था कि यह एक चेरी के बराबर है और एक दिन यह हमारे मुंह में समा जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1801 में अवध के सहायक गठबंधन की शुरुआत की और धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध राज्यों में अधिक रुचि विकसित की। शुरुआत में अवध की ही बात नहीं कहता हूं मैं, बंगाल की बात करता हूं, सिराजुद्दौला के नवाब के समय की बात करता हूं, जब अंग्रेजों ने शुरुआत में धीरे धीरे ही पहल करना शुरू किया था और बाद में पूरे जाके पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। यही हाल कुछ अवध में भी हो रहा था। इन्होंने शुरुआत में धीरे धीरे अपनी रुचि दिखाई और बाद में इन्होंने अधिक रुचि विकसित कर ली अवध में। कपास और इंडिगो। अब देखिए, कपास से तो आप रूबरू होंगे, अगर इंडिगो नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। नील की खेती, इंडिगो को हिंदी में नील कहा जाता है, निर्माता के रूप में और ऊपरी भारत के प्रमुख बाजार के रूप में भी अवध की भूमिका अंग्रेज देख रहे थे। अंग्रेज यहाँ पे लोभ के कारण अवध को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे यहाँ पे कपास और नील की खेती ज्यादा से ज्यादा करवाई जा सके। 1850 तक सभी प्रमुख क्षेत्र जैसे मराठा भूमि, देयाब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल में इन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली थी। किसने? अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने। इस तरह से आपने अवध के विद्रोह के बारे में देखा। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके जाए। अब हम अंग्रेजों द्वारा दमन को जान लेते हैं कि अंग्रेजों द्वारा दमन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों द्वारा दमन मतलब अंग्रेजों द्वारा कैसे कुचला गया है। उत्तर भारत को फिर से जोड़ने के लिए, किसको? उत्तर भारत को फिर से जोड़ने के लिए ब्रिटिश ने कानून की श्रृंखला पारित की और पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ को लगा के रखा। देखिए, मार्शल लॉ को समझ लेते हैं, जहां पे सेना के माध्यम से कानून को चलाया जाता हो या सेना के अंदर उस जगह को रखा जाता हो। तो उत्तर भारत को वहां पे सेना के अंदर रखा गया था। सैन्य अधिकारी और आम ब्रिटेनियों के विद्रोह के संदिग्ध भारतीयों को दंडित करने की शक्ति दी गई थी। और साथ ही साथ सैन्य अधिकारियों और आम ब्रिटेनी मतलब जो सेना के अधिकारी थे और ब्रिटेन के लोग थे, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि जो लोग इस विद्रोह में शामिल हो रहे हैं उन्हें आप दंड दे सकते हैं। ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन से सुदृढ़ीकरण लाया और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दोहरी रणनीति की व्यवस्था की। सितंबर के अंत में ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। ब्रिटेन से एक नया नियम कानून बनाया गया, नई राजनीतिक पहल की गई और दिल्ली पर वापस पुनः दोबारा से कब्जा कर लिया गया। फिर से दिल्ली को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश सरकार को अवध में बहुत कड़े विद्रोह का प्रतिरोध का सामना करना पड़े। जो ब्रिटिश का सरकार था, अंग्रेजी हुकूमत के सेना थी, सिपाही थे, उन्हें अवध में कड़ा प्रतिक्रिया मिला वहां के लोगों से, किसानों से। उन्हें विशाल पैमाने पर सैन्य शक्ति का उपयोग करना पड़ा। फिर इसने क्या किया, इसे देखा कि अब तो यहाँ पे जीत मुश्किल है, तो इसने अपने सेना को उतार दिया। बहुत ही भयंकर सेना उतारा, बहुत ज्यादा से ज्यादा सेना को उतारना पड़ा। अवध में उन्होंने जमींदार और किसानों के बीच एकता को तोड़ने की भी कोशिश की। क्या किया अंग्रेजों ने? इसका तो नियम था ना, फूट डालो और राज करो। तो जमींदार और जो किसान थे उनके बीच का जो दोस्ती था या फिर गठबंधन था, उसे तोड़ने की कोशिश की ताकि वो अपने जमीन वापस जमींदारों को दे सके। विद्रोही जमींदारों को खदेड़ दिया गया। विद्रोही जमींदारों को वहां से दौड़ा दौड़ा के मारा गया, भगाया गया। यहाँ पे इनको अवध में कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, किसानों का, आम लोगों का।
आगे की स्लाइड में हम बढ़ना चाहेंगे। अंग्रेजी महिला तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि समाचार पत्र की रिपोर्ट विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से प्रभावित घटनाओं की भावना और दृष्टिकोण को आकार देती है। ब्रिटेन में बदला लेने और प्रतिरोध के सार्वजनिक मांगे थी। अब इस पॉइंट को समझिए कि जो समाचार पत्र की रिपोर्ट थी उस समय का, जो समाचार पत्र में या पत्रिका में जो बताया जाता था, उसमें यह बताया जाता था कि महिला और बच्चों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से प्रभावित घटना की भावना और दृष्टिकोण का आकार देती है। बहुत अलग अलग जगहों पे जो महिला और बच्चों के साथ जो भी तरह की परेशानियां थी, जिस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था इनको, इसके लिए आलोचना की जा रही थी। उस समय आलोचना भरी शब्दों से इसे देखा जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को, निर्दोष महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने और असहाय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। ब्रिटिश का जो सरकार था, जो अंग्रेजी सरकार था, उन्होंने ये कहा कि जो महिलाएं निर्दोष हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो दोषी नहीं हैं, और जो बच्चे जो असहाय हैं, जिनके मतलब असहाय होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनके माँ बाप नहीं है या फिर माँ बाप होने के बाद भी उनके घर में रोजी रोटी नहीं है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, वो सुरक्षित रहें, ऐसा अंग्रेजी सिपाहियों के, अंग्रेजी ऑफिसरों के द्वारा कहा गया। 1859 में जोसेफ नोएल पाटन द्वारा चित्रित इस मेमोरियम में उस चिंतात्मक क्षण को चित्रित किया गया है, एक तस्वीर के जरिए बताया गया है, जिसमें महिलाएं और बच्चे असहाय और निर्दोष व्यक्ति उस घेरे में गिर जाते हैं। प्रतीत होता है कि वो अपरिहार्य अपमान, हिंसा और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा समय, एक ऐसा चक्र, एक ऐसी स्थिति जिसमें वो असहाय बच्चे और महिलाएं आ जाती है, जैसे उसके बाद उनके जीवन का अंत हो जाता है और वो अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। देखिए, असहाय होना भी एक प्रकार का श्राप है। कई ऐसी स्थितियां जीवन में आती है जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हमारा जीवन यहीं पे समाप्त हो जाता है। आप बहुत खुद को अकेला और असहाय फील करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे स्थिति में उसके बाद वो लोग क्या करते थे, ऐसा फील होता था उस चित्र को देख के कि अब सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की इच्छा रखते हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो ये चैप्टर था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो आप सभी को हमेशा मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही था, अब हमें इजाजत दीजिए, फिर आप सभी के साथ रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।